साल 1980 क्रिसमस की रात जॉन बरो की लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा था। साउदर्न इंग्लैंड के वुडब्रिज एयरफोर्स बेस में न्यूक्लियर आर्सेनल रखे थे। कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो एयरफोर्स की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट थी। हमेशा की तरह वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। अचानक से उन्हें आसमान में ब्राइट लाइट दिखाई पड़ी जो आसमान से जंगल की तरफ जा रही थी। जॉन ने इसे सोवियत इन्वेजन समझा और जंगल में इसका पीछा करने लगे। मगर जब जॉन और उनके साथी वहां गए तब उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जो सोवियत से भी खतरनाक था। यह सब शुरू हुआ 26 दिसंबर 1980 रात के 3 बजे। यूएस एयरमैन जॉन बरो और उनके साथी बर्ट स्टीफंस वुडब्रिज बेस के ईस्ट गेट पे पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात में बहुत ठंड थी और पेट्रोलिंग करना उतना भी आसान नहीं था। अचानक हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी महसूस होने लगी और बहुत तेज रोशनी उड़ते हुए जंगल में रनवे से आधे मील की दूरी पर लैंड होते दिखी। लाइट फ्लैश हो रही थी, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑन, ऑफ। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या है। पहले उन्हें लगा कि कोई प्लेन जंगल में क्रैश हुआ, लेकिन क्रैश होने की कोई आवाज नहीं आई। रेडियो पर इसकी रिपोर्ट दी गई। कोल्ड वॉर चल रहा था और कोई भी इसी चीज हल्के में नहीं ले सकते थे। उन्होंने जंगल में जाने का सोचा और जॉन समेत 4 लोगों की टीम रोशनी का पीछा करने निकल पड़ी। उन्होंने सारे रनवे देख लिए। जंगल में कहीं भी एक्सीडेंट के निशान नहीं मिले। मगर इसी बीच रडार ऑपरेटर ने एक अननोन एयरक्राफ्ट को रिपोर्ट किया। एयरक्राफ्ट बीच जंगल से अचानक ही गायब हुआ और फिर पेट्रोलिंग कर रहे लोगों को वहां जाकर देखने के ऑर्डर मिले। पेट्रोलिंग टीम जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ी। मेन रोड से निकलकर कच्चे रोड पर गई। जैसे वो इस चीज के पास जा रहे थे वैसे उनके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काम करना बंद कर रहे थे। कोई चीज थी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रही थी। कुछ दूरी पर फार्म एनिमल जैसे पागल हो रहे थे। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। जो लोग इसे एक्सपीरियंस कर रहे थे उन्होंने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा। जैसे थोड़ा चल के वो एक पेड़ के पास गए, बहुत तेज लाइट उनके ऊपर पड़ी। ध्यान से देखने पर उन्हें उसका सोर्स भी मिल गया। ये लाइट उस क्राफ्ट से आ रही थी जो आसमान से नीचे आया था। ट्रायंगुलर शेप एयरक्राफ्ट में कोई भी आवाज नहीं थी। आसपास की जगह में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सब लोग महसूस कर सकते थे। उनमें से एक थे पेनिस्टीन। जब वो उस क्राफ्ट के पास गए तब उन्हें अजीब से हायरोग्लिफ्स उस पर एनग्रेव दिखी। इसे छूने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्राफ्ट का मेटल स्मूथ लग रहा था मगर सिंबल सैंड पेपर जैसे थे। हाथ लगाने के कुछ देर बाद उनके लिए सब कुछ जैसे व्हाइट हो गया। जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने अपने हाथ में एक नोटबुक ली और उन्हें जितना याद था उसे अपने नोटबुक में नोट किया। कुछ मिनट बाद ही वो स्पेसक्राफ्ट बिना कोई आवाज किए ऊपर उठने लगा और अचानक से आसमान में गायब हुआ। ये कहानी यहां तक नहीं रुकी। पेनिस्टीन के क्राफ्ट को हाथ लगाते वक्त सब कुछ जो व्हाइट हो गया था उस एक्सपीरियंस को पेनिस्टीन ने अपने नोटबुक में नोट कर लिया था। I estimated it to be about 3 meters tall and about 3 meters wide at the base. No landing gear was apparent, but it seemed like she was on fixed legs. I moved a little closer. I walked around the craft, and finally, I walked right up to the craft. I noticed the fabric of the shell was more like a smooth, opaque black glass. सब कुछ फाइट होने के बाद जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें अपने पीछे से बैरो नजर आए। आसपास कोई नहीं था। वो कंफ्यूज हुए। पेनिस्टीन और बरो अपनी टीम को ढूंढने के लिए मेन रास्ते पर चल पड़े। 3-4 मिनट बाद उन्हें अपनी टीम मिल गई मगर उनकी टीम का कुछ अलग ही कहना था। टीम का कहना था कि वो दोनों 45 मिनट तक वहां से गायब थे। उन दोनों को ढूंढने के लिए दूसरी टीम भी मंगवाई गई थी। खैर जब वो मिले उसके बाद एक अजीब घटना की शुरुआत हुई जब पेनिस्टीन को अजीब से विजन देखना शुरू हुए और इसी को उन्होंने अपने नोटबुक में नोट कर लिया था। अमेरिकन मिलिट्री ने ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ मिलकर 26 दिसंबर को रिपोर्ट बनाई। उन्होंने लिखा कि हम उस जगह पर गए मगर वहां कुछ मील में लगी लाइट हाउस की रोशनी के अलावा कोई भी रोशनी नहीं थी। यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स आई हॉल्ट कुछ घंटों बाद ही घटनास्थल पर पहुंचे। 41 साल के चार्ल्स ने वियतनाम और कोरिया में अपनी ड्यूटी की थी। वो यूएफओ और उनसे जुड़ी चीजों को एकदम नॉनसेंस मानते थे।
चार्ल्स साइट पर गए और जो चीज उन्होंने देखी वो एकदम हैरान कर देने वाली थी। जिस जगह यूएफओ उतरा था उस जगह की जमीन पर बर्फ जमी थी और वो जमीन बिल्कुल सॉलिड हो चुकी थी। रिपोर्ट बनाई गई और सब अपने बेस पर लौट गए। 26 दिसंबर के दिन जो हुआ उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मगर अब जो 27 दिसंबर को होने वाला था वो सबके होश उड़ा देगा। 27 दिसंबर को एनुअल अवार्ड फंक्शन था, मगर एक इंसान वहां नहीं थे, कर्नल हॉल्ट। वो अवार्ड फंक्शन में जाने वाले थे, तभी उनके दरवाजे की बेल बजी और एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर दरवाजे पर खड़ा था। पसीने से भीगा, बुरी तरह डरा वो ऑफिसर कर्नल को धीरे से बोलता है, सर वो चीज वापस आ गई है। हॉल्ट ने जल्दी से अपनी टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़े। वो अपने साथ रिकॉर्ड्स, कैमरा और रेडिएशन मापने की मशीन तक ले गए। हॉल्ट खुद का वॉइस रिकॉर्डर भी ले गए थे ताकि वो जो भी हो रहा है उसे रियल टाइम में रिकॉर्ड कर सके। We're about 150-200 yards from the site. Everything else is just quickly calm. There's no doubt about it. There's some type of strange flash of light here. It's gone. जहां वो अननोन क्राफ्ट लैंड हुआ था उस जगह की जमीन रेडिएशन फेंक रही थी। उसके आसपास के पेड़ों पर खरोंचे भी आई थी। 710's right there in the center. We found a small blast. What looks like a blasted or struck up area here. We're very positive for the rays. Is that in the center? Yes, it's just one. Right there in the center. हॉल्ट ने अपनी टीम से हर एक चीज का सैंपल लेने को कहा, पेड़ों से भी, मगर सावधानी बरतने को कहा क्योंकि पेड़ों से भी रेडिएशन निकल रहा था। थर्मल कैमरा से देखने पर लैंडिंग साइट आसपास के जमीन में गर्म दिखाई दे रही थी। मगर ठीक 2 बजे के बाद जंगल के प्राणी पिछली बार की तरह अजीब आवाजें निकालने लगे। एक छोटी सी लाल लाइट आसमान में दिखने लगी। धीरे धीरे वो जंगल की तरफ बढ़ रही थी और जंगल में उतरने के बाद तेजी से आगे चलने लगी। हॉल्ट और उसके साथियों ने इसे देखा और उस लाइट का पीछा करने लगे। फिर 2 लाइट दिखने लगी और दोनों आगे पीछे जा रही थी। दोनों के पीछे एक येलो फ्लेम निकल रही थी, जैसे उसमें आग लगी हो। इसके बाद सिचुएशन इंटेंस होने लगी। टीम के सामने आसमान से ब्लू लाइट आई और जमीन से ठीक 10 फीट की ऊंचाई पर रुक गई। इससे कोई घायल तो नहीं हुआ, मगर शायद वो किसी चीज को स्कैन कर रहा था। फिर इस घटना के बाद एरिया की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां सतर्क हो गई क्योंकि उस जगह पर न्यूक्लियर बॉम्ब रखे थे। Very skeptical. I find what had allegedly taken place hard to believe, and I'm really going to debunk it, quite frankly. And as events unfolded, I became more and more concerned that there may be something to this. I kept telling myself that there had to be some type of an explanation for it, but I certainly couldn't find one, and even to this day, I can't explain what happened. इस घटना के ठीक 1 महीने बाद बैरो और पेनेस्टीन इनको काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आना शुरू हुए। उनकी आंखों में तकलीफ होने लगी और दिल की बीमारी बढ़ रही थी। डॉक्टर ने उसको चेक किया तो पता चला कि ऐसे सिम्टम्स तभी हो सकते जब कोई आदमी हाई रेडिएशन के संपर्क में आए। कर्नल हॉल्ट ने भी ऐसे ही रेडिएशन को जंगल में रिकॉर्ड किया था। बैरो ने एयरफोर्स से अपनी हेल्थ रिकॉर्ड मांगे, मगर उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। 1 साल बाद उन्हें रिटायर किया गया
और उनके सारे रिकॉर्ड्स मिटाए गए क्योंकि इसके मुताबिक उनकी इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट थी। बाद में दूसरे डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी को पहचाना जिसका नाम था ब्रॉडबैंड नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यह तब होता है जब कोई आदमी अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी के संपर्क में आए। टीम के जो लोग उस वक्त वहां थे उसमें से हर एक को ऐसी ही हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी। फाइनली मिलिट्री ने इसे गंभीरता से लिया और उनमें से बहुतों को फिजिकल डिसेबिलिटी ग्रांट हुई, मगर मिलिट्री ने इसे बहुत ही टॉप सीक्रेट रखा। इनमें से ही थे एजेंट जिम पेनिसन जिन्हें सेम हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इनके साथ ही उन्हें विजन भी आ रहे थे, मगर इस बार विजन में था 1 और 0 का बाइनरी कोड। उन्हें अचानक से विजन दिखने के साथ सिर में दर्द होने लगता और बाइनरी कोड किसी कागज पर लिखने के बाद उनका सिर दर्द कम होता। 30 साल तक उन्होंने इसे किसी को नहीं दिखाया। वो भूल भी गए थे कि उन्होंने ऐसा भी कभी लिखा है, मगर 30 साल बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इस नोटबुक को खोला। अचानक से 1 और 0 का पेज ओपन हुआ। इंटरव्यूअर ने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि ये वही चीज है जो यूएफओ द्वारा मेरे दिमाग में डाउनलोड हुई। इंटरव्यूअर बोला शायद ये बाइनरी कोड हो सकता है। जिम को पता था मगर वो कंफर्म नहीं थे। उन्होंने इसे कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाया। जब डेटा कंप्यूटर में डाला गया तब सबके होश उड़ गए क्योंकि ये एक मैसेज था जो फ्यूचर से आया था। मैसेज में लिखा था, Exploration of humanity continuous for planetary advance. Eyes of our eyes. Origin year 8100. बाकी मैसेज में पृथ्वी की कुछ जगह के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे जो कि थे कॉकरेल ब्राजील, सेडोना एरिजोना, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, नास्का लाइन पेरू, माउंट ताइशान चीन, टेम्पल ऑफ अपोलो ग्रीस। फाइनल लोकेशन थी ओरिजिन, समंदर के बीचों बीच। यह मिथिकल आइलैंड हमेशा से पानी के नीचे नहीं था, जिसे कहा जाता था हाई ब्राजील। यह फैंटम आइलैंड अब हमें नहीं दिखता, मगर कुछ पुराने नक्शों में इसे दिखा जा सकता है। इस बात के सबूत मिलते हैं कि किसी जमाने में ये आइलैंड हुआ करता था। बाकी जो जगह बाइनरी कोड में थी वो सब की सब स्पिरिचुअल जगह है। कहा जाता है कि स्पिरिचुअल होने के साथ ही ये दूसरी दुनिया का दरवाजा भी खोलती है। ये एक मैसेज था जो 6000 साल बाद फ्यूचर से आया था। नासा या कोई भी स्पेस एजेंसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि यूएफओ जैसी चीज होती है। नासा तो इसमें बहुत ही शुगर कोटेड एक्सप्लेनेशन देता है, मगर इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी चीज लोगों को दिख रही है। कुछ तो बाहरी ग्रह की होगी और शायद कुछ धरती की हो। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ एंशिएंट ह्यूमनॉइड पृथ्वी पर हजारों सालों से रह रहे हो और इतने सालों से हमसे दूरी बनाकर हमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ये रेंडरशम फॉरेस्ट का ही देख लीजिए ना। फिजिकल एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, अनगिनत हाई रैंकिंग यूएस मिलिट्री विटनेस, ये सब कुछ होने के बाद इसे टॉप सीक्रेट भी रखा गया था। मगर इतने सालों बाद भी आज हम इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या ये सच में हुआ था